ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन और भूमि अधिग्रहण के बारे में ऐलान की गई नई नीति की। राजीव, आप बात कर रहे थे कि जो विकास है उसके लिए कहीं ना कहीं तो जो जमीन चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जमीन चाहिए। फूड सिक्योरिटी भी विकास का एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको भी देखना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिसी की बात की आवास के लिए, जब जमीन अधिकृत की जाती है और उसमें पहले से नियम था कि जिनकी लैंड एक्वायर की जाएगी उनको आवासीय प्लाट दिया जाएगा, इसलिए आवासीय प्लाट का साइज बढ़ा देंगे। वो आगे उस प्लॉट को बेचेगा कि रखेगा, 1000 वर्ग गज में रहेगा कि 200 में रहेगा, वो कैसी स्कीम है मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा, आपने कहा कि पॉलिसी में जैसे बताया गया कि कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। आज जमीन अधिकृत हुई, आज कब्जा ले लिया, उसको जब कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा तब वो कौन सी विकसित जगह में दिया जाएगा। सपोज उसको 5 साल लगते हैं आवासीय और कमर्शियल प्लॉट को विकसित होने में, वो 5 साल वो व्यक्ति कैसे जिएगा, कहाँ रहेगा, किस हालत में रहेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इन सब पॉलिसीज के लुभावने वादों के बावजूद किसान विरोध कर रहे हैं, रेवाड़ी में लोग लंबे 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और कल लाठियां और गोलियां खाने के लिए सड़क पे उतर आते हैं, उनकी चिंता कहीं से गहरी है जिसको सरकार देख नहीं रही है। ये मुझे बहुत ही गंभीरता से लगता है। फिर आवास के नाम पे आप कहते हैं कि हुड्डा, जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो लैंड एक्वायर करता है और फिर लोगों को आवास प्रोवाइड करवाने के लिए करता है। पूरा गांव से शहर बसाने की तरफ, पूरा एग्रीकल्चर से हटाने की तरफ प्रयास है। परंतु ये देखें कि जब हुड्डा आवास प्रोवाइड कराना चाहता है तो अपनी पॉलिसीज में जब प्लॉट को एडवर्टाइज करता है तब ऐसा क्यों कि एक ही व्यक्ति 10 प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। आखिर वो कौन सा तरीका है कि आप जमीन लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे हमने विकसित कर दिया, आप जितना मर्जी प्लॉट लीजिए, आपके पास पैसा चाहिए और उसके बड़े रेट में बेचिए उसको। ये आखिर किस वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात है। ये जो विकास और आवास और ये सब बातें की जाती हैं, उनको बहुत महीनता से, बहुत गहराई से सोचने और विचार करने की जरूरत है, उसके बिना बात आगे चलेगी नहीं। राजीव, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं रामविलास शर्मा जी, जो भाजपा के लीडर हैं। रामविलास शर्मा जी, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हरियाणा सरकार ने एक नई नीति का ऐलान किया और दूसरी तरफ किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। देखिए दलजीत जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को 8 साल का टाइम पूरा हो रहा है। हाँ जी। 2 मुद्दों के ऊपर हुड्डा जी की सरकार बड़ी बिल्कुल फेल रही है। जहां तक भूमि अधिग्रहण के मामले में नई कोई नीति हुड्डा साहब ने डिक्लेयर की है, ये भी बिल्कुल 1 साल पहले हुड्डा जी के रेवेन्यू मिनिस्टर कप्तान अजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी हुड्डा जी को। हाँ जी। और उसमें कहा था कि भूमि अधिग्रहण के मामले में गुजरात सरकार की जो पॉलिसी है उसका अनुकरण करना चाहिए, वो सबसे सही है। ठीक। कल रेवाड़ी में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, 2 किसान मर गए। अभी 29 तारीख को महेंद्रगढ़ में विधायक श्री दान सिंह के खिलाफ 56 दिन से किसान भूख हड़ताल पर वहां बैठे हैं। हुड्डा जी की कोई जो पॉलिसी है भूमि अधिग्रहण के बारे में, हुड्डा जी अपने आकाओं को राजी करने में लगे हुए हैं। बीपीडीपी एक कंपनी है जो हजारों एकड़ जमीन, ये वडेरा की कंपनी है, और हुड्डा जी अपनी नौकरी के लिए वडेरा को खुश करने में लगे हुए हैं हरियाणा के गरीब भोले भाले किसानों को। रामविलास जी, गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार है और उसके बारे में आपने अभी कहा कि वो काफी अच्छी वहां पर नीति है, तो आप हरियाणा की जो नीति है उसमें किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं? चिट्ठी लिखी। हाँ जी। हुड्डा जी के रेवेन्यू मिनिस्टर कप्तान अजय सिंह जी ने साल भर पहले हुड्डा जी को चिट्ठी लिखी। वो ठीक है, लेकिन आप कैसी नीति चाहते हैं वहां पर हरियाणा में? देखिए, नीति की बात यह है कि हुड्डा जी ने मुकेश अंबानी से एमओयू सरकार बनते ही 4 महीने में सिग्नेचर किया। हाँ जी। उसके खिलाफ जस्टिस MM कुमार का हरियाणा हाईकोर्ट का एक फैसला आया। हाँ जी। और वो रद्द हो गई। हरियाणा सरकार जो है वो दफा 4 का नोटिस जारी करती है, 6 का नोटिस जारी करती है और उस जमीन को रिलीज करके बिल्डर्स को दे देती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स को देती है। और हुड्डा साहब की सरकार के कई मंत्री और विधायक तो खुद प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। दान सिंह जी की बदरवाल सिटी महेंद्रगढ़ में, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आ गया। और रामविलास जी, आप ये बताइए कि
जो भाजपा है वो किस किस्म की नीति चाहती है? वो चाहती है भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या शर्त होनी चाहिए उसकी? देखिए, भूमि अधिग्रहण के बारे में पूरे देश का किसान आंदोलित है। हाँ जी। अभी पार्लियामेंट की एक, लेकिन आपकी, जहां पर आपकी सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पर भी तो भूमि अधिग्रहण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण हो रहा है ना जी, जैसे गुजरात में भूमि अधिग्रहण होता है। हाँ जी। एक तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण के बारे में गुजरात सरकार का एक कानून है, नियम है। हाँ जी। कि उपजाऊ जमीन का भूमि अधिग्रहण किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक। जिस जमीन में किसान का दाना अंकुरित हो सकता है, जो उपजाऊ जमीन है, वो बिल्कुल किसी भी काम के लिए नहीं ली जाएगी। ठीक। और दूसरी नीति ये है कि किसान से उसकी मर्जी से, बाजार भाव से, और वो पट्टे पर ली जाएगी, उसका मालिकाना जो हक है वो किसान को मिलेगा। हाँ जी। हुड्डा जी, रामविलास जी, आपकी बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? जो किसान है वो किस शर्त पे जो जमीन है वो सरकार को दे सकता है विकास के कार्य के लिए? ऐसा है कि किसान जो है, पहली तो बात है कि मैं कहता हूं कि किसान अपनी मां को कभी बेचना नहीं चाहेगा। यदि उससे जबरदस्ती धक्के से छीनी भी जाती है तो वो इस शर्त पे ही छीननी चाहिए कि उसके आगे जो उसको भूमि दी जाए और उसके आवास बनाए जाएं, उसके ट्यूबवेल लगाए जाएं और समतल भूमि बना करके जितनी भूमि। लेकिन आर्या जी, यहां तक खेती वाली जमीन का मसला है। हाँ जी। एक किसान को एक खेती वाली जमीन से उजाड़ के दूसरी जगह खेती वाली जमीन नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां पर या तो पहले ही कोई खेती कर रहा है या फिर कहीं पर कोई ऐसी जमीन हो सकती है जिसको आबाद करना पड़ेगा। वैसे हमारे मुल्क में अभी वो भी बहुत कम है। तो ये सरकार फिर हमारे किसानों को धोखा दे रही है कि हम पुनर्विस्थापित कर देंगे उसको। जब उसकी जमीन खरीद ली जाएगी, आगे उसको जमीन मिलेगी नहीं इस प्रांत के अंदर, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पर किसान बैठा है या कोई भी बैठा, छोटा बड़ा काम कर रहा है वहां। तो इसका मतलब जो भूमि अधिग्रहण है वो उसका दूसरा मसला ये भी है कि किसान का खेती से भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हाँ जी, वो खेती से मतलब बिल्कुल एक अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद किसान के जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जवान होंगे, उन्हें काम चाहिएगा। पैसा एकदम हमारे को सरकार दे देगी, कोई भी दे देगी अधिग्रहण करने के बाद। उस पैसे का हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे कि वो पहले तो कार खरीदने भागेंगे, दूसरा फिर होटलों की तरफ भागेंगे, तीसरा फिर ऐसा ही ऐशो आराम की तरफ भागेंगे और उस पैसे को हम बर्बाद कर देंगे और आखिरी में जाकर के हम बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। और जिसका खुमाजा आज देश को अभी शुरू हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात है कि किसानों के लिए जब भूमि का एक लाइन लगा दी गई है कि सिंचित भूमि 12 एकड़ होगी एक किसान के पास और जो बंजर भूमि होगी वो 18 एकड़ भूमि होगी, तो आज फैक्ट्री वालों के लिए, उद्योगों के लिए हजारों एकड़ भूमि का ये कानून, एक ही प्रांत में 2 कानून कैसे बना दिए गए? एक ही कानून होना चाहिए कि फैक्ट्री वाले को भी 8 या 10 एकड़ से ज्यादा नहीं दी जाए, जो भी सीमा तय की गई है। सीमा तय होना। मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा ने डीएलएफ के पास अलग अलग नामों से 3000 एकड़ जमीन है। रिलायंस ने एससीजेड के नाम पर हजारों एकड़ जमीन इकट्ठा कर ली, और जब ऐसा इकट्ठा कर लिया तो हरियाणा सरकार ने संशोधन कर दिया लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर, क्योंकि उनको फायदा पहुंचाना था। एससीजेड रिलायंस ने कह दिया कि हम नहीं लगाने जा रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन इकट्ठा किया, उसके लैंड सीलिंग एक्ट से छूट ली। अब आखिर सरकार इस तरह का विकास करना चाहती है, इस तरह की लैंड पूलिंग लाना चाहती है, तो आप कैसे देखेंगे सारी चीजों को? और जनता को आप कुछ वायदों से गुमराह नहीं कर सकते। रामविलास जी कह रहे थे, सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जब आप जिंदल को और दूसरी बहुत सारी कंपनियों को खदान के खदान और एरिया के एरिया और पहाड़ के पहाड़ सौंप देते हैं, जंगल के जंगल, तब आपकी पॉलिसी कहां जाती है? गुजरात, टाटा कोलकाता से उठकर वहां आते हैं, मारुति सुजुकी अपनी जगह वहां खरीदती है। आखिर वहां के लोग क्या देने के लिए इस तरह तैयार है? क्या वहां डंडा आपका ज्यादा जबरदस्त चलता है? और क्या हरियाणा सरकार से भी सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन वो दे सकते हैं, अगर आप अस्पताल और स्कूल के लिए लें उनको, ऐसा भी हरियाणा के आपके अंदर उदाहरण मिलेंगे, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए ग्राम पंचायत ने और गांव के किसानों ने अपने आप लैंड पूल में दे दी। आजादी के बाद ऐसा सभी राज्यों में हुआ है। आज अगर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए सड़क की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने लगते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप गोली चला देते हैं, दूसरे अनेकों आंदोलन पे आपकी सरकार 15 दिन तक, 10 दिन तक
सड़क और रेलवे जाम रहने के बाद बोलते नहीं है, आपको कोर्ट में बहानेबाजी करते हैं और लोग परेशान होते हैं, तब एक तरफ आप गोली चलाएंगे क्यों जमीन के लिए लड़ रहे हैं? और ये बड़ा सवाल है। आपका नुकता स्पष्ट हो गया। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी 1 मिनट है आपके पास। हाँ, लैंड जो देखिए, लैंड तो चाहिए कि अधिग्रहण तो करना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि किसका हो। किसान ये कहते हैं कि उपजाऊ जमीन का नहीं होना चाहिए, एक तो ये बात बड़ी क्लियर है। अब ये एक तो सरकार को फ्लोट करना पड़ेगा, दूसरा ये कि जैसे अंबाला में 1800 एकड़ पे IMT के लिए अधिग्रहण करना था, किसानों ने आंदोलन किया और सरकार ने उसको रद्द कर दिया, वो अधिग्रहण नहीं हुई, छोड़ दी। तो ऐसे जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं वहां पर अभी सरकार ने अपनी पॉलिसी में किया कि 80% से ज्यादा लोग, अगर मतलब ऐसा जनतंत्र होना चाहिए यहाँ पर, अगर लोग नहीं खुश हैं, सरकार ने तो सरकार को मान भी लेना चाहिए कि यहाँ नहीं कहीं और। हाँ हाँ, सरकार पूरी प्लानिंग में लोगों की भागीदारी करेंगे, तब शायद उस प्लानिंग के लिए लोग अपने अख्तियार होंगे। सरकार ने ऐसे नए आयाम बनाते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी नहीं है, और लोगों को लगता है कि आप जमीन ठगने के लिए, जमीन हथियाने के लिए सब कर रहे हैं, लोग सहयोग नहीं। राजीव, आप सभी आज इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि अधिग्रहण का मामला उतना आसान नहीं है जितना कभी कभार लग सकता है। ये आम जैसी खरीद बेच की बात नहीं है, इसके साथ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। इस पर संजीदा चर्चा तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसी नीति बनानी जानी चाहिए जो किसानों का सम्मानजनक पुनर्वास कर सके। इसके साथ ही प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।